हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग ये थी कि सर हमको बहुत दिक्कत है, एग्ज़ाम की व्यू से मतलब बनाया गया है ताकि आपको इम्पोर्टेंट लगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको नहीं आ पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत आपको दिक्कत है, परेशानी है। तो उसके लेकर हम आए हैं चैंपियन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं चैंपियन। ध्यान से इसको देखिए, ये हमारा क्या है तो पॉलिटिकल साइंस, और ये जो आपका है टॉपिक हमारा क्या है तो आपका समझ सकते हैं ये हमारा क्या है पॉलिटिकल साइंस। और मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं सब्जेक्टिव का। जितने भी यहाँ क्वेश्चन है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशंस, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है, क्या पढ़ें जो हमारे एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ देख सकते हैं कहता है क्या, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। यहाँ कहता है कि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, 40-60 शब्दों में आंसर आपको देने हैं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबरदस्त होता है। ठीक है चैंपियन, इसको आप देखिए। और यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है स्वतंत्र एवं प्रतिबद्ध न्यायपालिका में अंतर कीजिए। क्या कहता है कि स्वतंत्र एवं प्रतिबद्ध न्यायपालिका में अंतर दीजिए। देखिए खाली बस पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, समझेंगे आसानी से, आपको कंफर्म याद हो जाएंगे। हार्ड आपके नहीं है, बहुत ही इजी है, जरा सा समझेंगे तो आपको कंफर्म याद हो जाएंगे। ठीक है चैंपियन, आइए थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए कहता है क्वेश्चन कि स्वतंत्र एवं प्रतिबद्ध न्यायपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, अर्थात न्यायाधीश किसी प्रकार के भय या दबाव में आए बिना विवादों को सुनकर अपना निर्णय देते हैं। सही बात है आपका। अदालत की कार्रवाई खुली रहती है, खुली होती है, ओपन रहता है, कोई भी अपनी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन फाशिवाद एवं साम्यवादी देशों में संसद न्यायाधीशों को चुनाव करती है तथा वे अपने निर्वाचकों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। उन्हें राजकीय विचारधारा या सत्ताधारी दल की नीतियों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो यही हमारा अंतर चैंपियन है, स्वतंत्र और प्रतिबद्ध। बहुत ही आसान है। ठीक है चैंपियन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, नागरिक स्वतंत्रताओं के संगठन का वर्णन कीजिए। नागरिक स्वतंत्रताओं के संगठन का वर्णन कीजिए। कहाँ पे होता है, क्या होता है? जब लोगों की अमूल स्वतंत्रताओं का हनन होता है तो जागरूक लोग अपना प्रतिकार करते हैं। बस खाली पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रतिकार करते हैं। स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु सदा सावधान रहना जरूरी है। इंदिरा गांधी के काल में भारत सरकार ने अनेक ऐसे काम किए जिन्होंने लोगों के मूल स्वतंत्रताओं के कुठाराघात किया। इसलिए पूर्व न्यायाधीश B.M. तारकुंडे ने नागरिक स्वतंत्रता के संघ बनाया तथा अधिवक्ता मुखी ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोक संघ की स्थापना की थी। दिल्ली तथा प्रमुख नगरों में ऐसे अनेक संगठन काम कर रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि प्रेस और मीडिया भी इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि नागरिक स्वतंत्रताओं के संगठन का वर्णन कीजिए। ठीक है चैंपियन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। आइए, आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो आपके सामने लिखे, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा कि 1970 के दशक में अकालियों ने एक तबके के पंजाब के स्वतंत्रता की मांग उठाई थी कि हम लोग आज़ाद हो गए। 1973 में आनंदपुर साहिबा में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव हुआ कि आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वतंत्रता की बात उठाई गई। प्रस्ताव की मांगे में केंद्र राज्य की पूर्ण परिभाषा करते हुए बात की शामिल की गई थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर बहुत जोर देते हुए सिखों को विशिष्ट पहचान पर बल दिया गया। यह प्रस्ताव क्या करता है, संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी देखा जाता है। तो चैप्टर क्या करता है, क्वेश्चन बस एक बार पढ़ लेना है, 2 बार रिवीजन कर लेना है। अभी आपके एग्जाम है, समय है आपके पास,
पढ़ लेंगे, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है? 1916 17 अक्टूबर 1973 को गुरुद्वारा आनंदपुर साहिबा में अकाली दल की कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें क्या था? जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ, इसमें सिखों के एक अलग कौम कहा गया तथा मांगों की गई। मांगों के दौरान स्थिति और बिगड़ी जब उग्र अकालियों ने आतंकवाद का सहारा लिया था। हिंदू तथा नरमपंथियों अकालियों की हत्याएं होने लगी। ऐसे तत्वों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में परिसर क्या किया? स्वर्ण मंदिर क्या जी? शरण ली थी क्या जी? कहाँ पे? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, ताकि वे पुलिस की पकड़ से बच सके था। पुलिस ने क्या किया? 1984 में सैनिक कार्रवाई की गई। इसमें क्या कहा गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम यहाँ पर दिया गया था। तो चैंपियन ध्यान समझेंगे, इसको इतना आसान क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, उसको बस पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है सन याद कर लीजिएगा, आपको हम बताए हैं, सिखाए हैं, बहुत ही आसान आपको लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको चलते हैं नंबर 5। शराब विरोधी आंदोलन क्या होता है? ताड़ी विरोधी आंदोलन, सेम आपका वही आपका है। नेक्स्ट क्या है? आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई। उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए एक दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर तेजी से फैली और लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1990-91 के दिन में नेलोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेलोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्यों में फैला और शराब विरोधी आंदोलन के नाम से इसे जाना गया। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है चैंपियन, वीवीआई कर लीजिए, एग्जामिनेशंस में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, ये तो चैंपियन क्वेश्चंस कंफर्म आपके एग्जाम पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें लिखे, या मंडल आयोग गठन क्यों किया गया, या मंडल आयोग के बारे में कुछ बताइए, या पीवी मंडल कौन थे, मंडल कमीशन की मुख्य सिफारिश क्या थी। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन से बहुत बार रिपीट किया है, इसको एक बार देख लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए चलिए आइए देखते हैं। अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करके उन्हें आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी सिफारिश करके सरकार को सौंपी, जिनमें मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थी। तो कहता है कि आरक्षण के प्रावधान में, है ना, मंडल आयोग का निर्माण किया गया 1980 में। अब क्या है? पहला है, पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों ने इस तरह ऐसी अनेक जातियां हैं जिसे स्वर्ण व्यवस्था के नीचा समझा जाता है। यानी कहते हैं कि इसका ये है कि बहुत सारी जाति जो थी स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इससे ऐसी मतलब कि अनेक जातियां हैं जिन्हें स्वर्ण व्यवस्था में नीचे समझा जाता है। ये आपका पहला हो गया, बस काफ़ी है। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैंपियन है, समझेंगे क्या कहता है। किसी भी देश में लोकतंत्र की सही अर्थों में स्थापना करने हेतु मतदान का विशेष महत्व होता है। सही बात है चैंपियन। मतदान की प्रक्रिया, मतदान भाग लेकर देश के शासन संचालन हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जनता का मत ही है देश के भविष्य का निर्धारण व्यक्त करना। मतदान के अधिकार का प्रयोग सभी मतदाताओं को करना चाहिए, ताकि एक योग्य एवं ईमानदार सरकार का निर्माण संभव हो पाता है। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 कहता क्या है? निजीकरण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द टर्म्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशंस क्वेश्चन आपका है। निजीकरण का अर्थ क्या होता है? निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व और प्रबंध लागू करना तथा सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, लाइसेंस राज समाप्त करना और मुक्त व्यापार व्यवस्था की स्थापना करना, इसे क्या कहते हैं? तो निजीकरण का नाम हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैंपियन क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, कहता है वैश्वीकरण का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खुला छोड़ने की ओर संकेत करना। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था का विश्व के विकसित औद्योगिक देशों के साथ उत्पादन, व्यापार, वित्तीय लेन देन में परस्पर संबंध स्थापित करना, उसे क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन, उदारीकरण, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण क्या होता है?
यानी उदारीकरण क्या होता है चैंपियन, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जो विद्यार्थी सब क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं एग्जाम देने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चंस कुछ नहीं आएगा। लगभग आपको 100-120 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और 120 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आइए, क्वेश्चन कहता है उदारीकरण क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। उदारीकरण का अर्थ है व्यापार और उद्योग पर लगे अवांछित प्रतिबंधों को हटाना, अर्थव्यवस्था को खुला रूप देना। इसे क्या नाम है? उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? क्वेश्चन पूछा है क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। आइए देखते हैं। मेरे विचार अनुसार गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। यदि गुट निरपेक्ष देश मिलकर काम कर रहे हैं तो एक ताकत बन सकते हैं। यह देश संगठित होकर एक ध्रुवीय विश्व की चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए एकजुट होकर सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। फिर क्या है? नवोदित राष्ट्र का राजनीतिक और आर्थिक विकास एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। अधिकतर गुट निरपेक्ष देश विकासशील एवं अविकसित है, अभी अपनी अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह संगठन एक मंच के रूप में आर्थिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है। उसके बाद चैंपियन है, हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिक आज भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियन क्वेश्चन यहाँ पे है गुट निरपेक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, मार्शल योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मार्शल योजना किसे कहते हैं? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मार्शल योजना क्या है चैंपियन। आप एक बार पढ़ लीजिए, एकदम रामबाण है आपका। जितना भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एकदम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अरे मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन लड़ गया, आपको 15 ही बनाना है। कितना ईजी बताइए। आइए, मार्शल योजना क्या थी, चलिए देखते हैं। मार्शल योजना का तात्पर्य 5 जून 1947 को तत्कालिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल द्वारा घोषित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य अमेरिकी द्वारा यूरोप के उन राज्यों को वित्तीय सहायता देना था जो इसके लिए तैयार थे। अमेरिकी वित्तीय सहायता से इन राष्ट्रों का अपना पुनर्निर्माण करना था। ठीक है। सोवियत संघ ने इस योजना को अमेरिका का साम्राज्यवादी जाल कहकर उसकी आलोचना की थी और मार्शल योजना के कारण शीत युद्ध में और अधिक तेजी आ गई। तो यही हमारा क्या था? मार्शल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? ये क्वेश्चन 2021 से पूछा क्वेश्चन चैंपियन है। बहुत ही आसान है, इसको एक बार देखना है, समझना है और जानना है। आइए देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। इस संगठन के नियम के अनुसार इसके निर्णय सदस्य देश की सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पर यह बहुत ही आसान लगता है कि उनसे इस संगठन को अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत लोग अपनी बातें कहते हैं। मार्शल योजना का उद्देश्य अभी हमने बोला चैंपियन क्या था? मार्शल योजना का प्रमुख उद्देश्य तबाह हो चुके क्षेत्रों को फिर से बनाना, व्यापार अवरोधों को दूर करना, उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, यूरोप को एक बार पुनः समृद्ध बनाना और रूस के साम्यवादी प्रसार को रोकना था। ठीक है चैंपियन, यही इसका उद्देश्य था। ये तो क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चंस आया चैंपियन। ग्लासनोस्ट एवं पेरिस्टोइका का अर्थ क्या होता है? ग्लासनोस्ट एवं क्या है, पेरिस्टोइका का अर्थ क्या होता है? अथवा क्वेश्चन पूछता है आपसे है ग्लासनोस्ट एवं पेरिस्टोइका से आप क्या समझते हैं, या अथवा पेरिस्टोइका क्या है? इसी क्वेश्चन को ना बार बार रिपीट करता है चैंपियन, थोड़ा समझ लेंगे काम आपका बन जाएगा। हालांकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे, कब पूछा है? 13 में है, 16 में है ना। क्वेश्चंस बार बार पूछा है। और चलिए देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन आसान है। एग्जामिनेशन से पहले इसको आप पढ़ के जाएंगे, आपका बहुत दिमाग काम करेगा। अब क्वेश्चंस कहाँ से पढ़े, ये आपका जबरदस्त टॉपिक है। इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे चैंपियन, काम आपके बन जाएंगे। आइए देखते हैं। मार्च 1985 में सोवियत संघ ने गोर्बाचोव का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपना नया सोच प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता बहाल की तथा
अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण किया था। ग्लासनास्ट का अर्थ है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ग्लासनास्ट का अर्थ है, क्या अर्थ है चैंपियन? समाज को खोलो, समाज को खोलो। और पेरेस्ट्राइका का अर्थ है आर्थिक नवनिर्माण करो। इस प्रकार लेनिन के समय से चली आ रही यह व्यवस्था समाप्त हुई, जिसमें लोगों को मूल एवं बधिर पशुओं की तरह बना दिया गया। निजी अर्थव्यवस्था पूर्णतः उन्मूलित की गई थी। गोबार्चोव की दृष्टि में गिनते हुए समाजवादी राज्य को बचाने का यह रास्ता था, और यही से हमारा क्या है, ग्लासनास्ट है, और क्या है, पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है दो ध्रुवता के अंत से आप क्या समझते हैं? दो ध्रुवता के अंत से आप क्या समझते हैं? दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में सामने आ गए। अमेरिका उदारवादी विचारधारा का समर्थक था, तो सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति बढ़ाई और दुनिया के अधिकांश देशों की किसी एक महाशक्ति के शिविर में ला दिया, है ना, एक महाशिविर में ला दिया। दोनों के बीच खुला मुकाबला चल पड़ा, क्योंकि वे एक दूसरे के क्या थे, प्रतिद्वंदी थे। 1981 में बहुत ही पूछता एग्जामिनेशन में कि सोवियत संघ का बंटवारा कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ का ब्रिटेन के साथ दो ध्रुवता चली गई, मात्र अमेरिका प्रभुत्व ही स्थापित हुआ, और कहा जाता है कि अमेरिका ही क्या है, इस पूरी दुनिया का क्या है, सर्वशक्तिमान देश है। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियन, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, देखते हैं क्या कहता है। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर कि न्याय क्या है? न्याय क्या है, चाहे कहता है क्वेश्चन नंबर ये 17 की सामाजिक न्याय क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, न्याय क्या है। सामाजिक न्याय ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलना चाहिए। तो अब कहता है कि इस प्रकार की स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान कर सकती है। इसे ही क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कहता क्या है। आइए देखते हैं क्या है। केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं और ये क्या होता है, समझें एकदम ध्यान से क्वेश्चन को। भारतीय संघ में 28 राज्य हैं जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान ने उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है, अतः केंद्र उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। संघ शासित क्षेत्र प्रत्यक्षतः केंद्र के अधीन होता है, सही बात है, उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। केंद्र किसी संघ शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है, ठीक है ना। आइए, भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग पर है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। आयोग के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कार्य करता है। आयोग लगभग राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति पद एवं उपराष्ट्रपति पद की चुनावी व्यवस्था कराता है, सही बात है। वर्तमान चुनाव इसलिए ये आपके नहीं है, है ना, ये अलग आपके हैं, है ना, ये 21 तक थे, आपका दुख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी वर्तमान राष्ट्रीय दलों के नाम लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमारे देश में वर्तमान में राष्ट्रीय जो आपके दल हैं उनका नाम लिखिए, और कितने राष्ट्रीय दल हैं उसके बारे में भी हमको आप बताइए। कहता है वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इनके नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, चौथा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा है नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठा है आम आदमी पार्टी। ये हमारे सभी क्या हैं, तो राष्ट्रीय दल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था चैंपियन? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1 अप्रैल 1956 को प्रारंभ होकर 31 मार्च 1961 तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना के प्रभुत्व शिल्पी प्रोफेसर पीसी महालबोनिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीसी महालबोनिस थे,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किए गए प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे। क्या क्या था भाई, आइए देखते हैं। देश में तीव्र औद्योगिकरण किया जाए, इसके लिए आधारभूत उद्योग तथा भारी उद्योग के विकास पर पर्याप्त बल दिया जाए, पहला हो गया। दूसरा है रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। तीसरा है देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। चौथा है आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास करना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है। ये क्वेश्चंस आप लोग जानते होंगे, नीति आयोग बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। नीति आयोग, नीति आयोग, आइए, नीति आयोग सन 2015 से अस्तित्व में है, सही बात है। यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होगा, जो इसके उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा। कैबिनेट के 4 मंत्री पदेन सदस्य होंगे। आयोग में 7 या 8 पूर्वकालिक सदस्य होंगे तथा 2 अंशकालीन सदस्य होंगे, जिन्हें प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों एवं शोध केंद्रों से लिया जाएगा। प्रधानमंत्री इन सभी की नियुक्ति करेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। नीति आयोग के संगठन का वर्णन करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 23, क्या अर्थ होता है? इसके बचने के लिए भारत ने क्या रणनीति अपनाई थी? आइए, एक ध्रुवीयता का मतलब है विश्व पर किसी एक महाशक्ति का प्रभुत्व होना। वही शांति स्थापित कर सकती है या छोटे राज्यों के बीच युद्ध करवा सकती है। महाशक्ति अपना दबाव डालकर अन्य देशों की स्वतंत्र विदेशी नीति को नियंत्रित कर सकती है। अन्य देश उसी के इर्द गिर्द क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। और अब अमेरिकी प्रभुत्व का युग है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति पर क्या है? डटा हुआ है। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस बहुत चैंपियन बढ़िया है। वह किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता, सही बात है। यही कारण है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने परमाणु अप्रसार संधि तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक चैंपियन, आइए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की परमाणुविक नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? आइए, परमाणु नीति समझे क्या आता है? परमाणु नीति, आइए, भारत ने परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर बात स्वीकार की है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले वो नहीं करेगा। पहली बात है। दूसरी बात क्या है? कहता है, आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के बनने के लिए विज्ञान और तकनीकी 5 को हमेशा प्रोत्साहन किया है। तीसरा है, भारत परमाणु हथियारों के विरुद्ध था, अतः महाशक्तियों के साथ परमाणु निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया था। और चौथा है, भारत ने NPT को हमेशा भेदपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से क्या किया? मना कर दिया। मई 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण विस्फोट माना गया और भारत ने परमाणु शक्ति केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास पर क्या दिया था? बल दिया था। यानी जाहिर सी बात है, भारत जो है वो क्या है? किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जो आक्रमण करेगा उसको छोड़ेगा भी नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। आइए उसके बाद देखते हैं, आज तक हमारी परमाणु नीति पहल न करने की है, भविष्य में क्या होता है यह परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। और क्वेश्चन नंबर 25 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियन है। गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं? गुट निरपेक्ष क्या होता है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 उद्देश्य बताना है गुट निरपेक्ष का। गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या होती है? वही क्वेश्चन आपके हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, गुट निरपेक्षता आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या है भाई? देखते हैं क्या क्या है। शीत युद्ध से बचने के लिए महाशक्तियों की सैनिक गुटबंदी से पृथक रहना, साथ ही विचारधारात्मक ध्रुवीकरण से बचाना। यह उद्देश्य ध्रुवीकरण अवस्था में होता है, पहला। दूसरा, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और निःशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना। मतलब क्या? हथियार और सैनिक हम लोग नहीं देंगे। यही इसका उद्देश्य था, किसका? गुट निरपेक्ष का। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ बताइए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए, आइए, इनका जन्म 1904 में हुआ। उन्होंने 1930 के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी भी की थी। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार भी संभाला था। वे 51-56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। इसी दौरान उन्हें रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया।
64 में जब नेहरू जी का देहांत हो गया, चाहे बिना भेदभाव का, बिना विभाग का मंत्री बनाए, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 से लेकर 77 के दौरान भारत में दलीय प्रणाली में हुए नाटकीय परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। आइए क्वेश्चन से हम क्या कहता है। 69 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मध्य खुली प्रतियोगिता हुई। किसके बीच में? तो सिंडिकेट क्या होता है आपको मालूम है कि बुजुर्ग लोग होते थे, नेता होते थे, जो इंदिरा का विरोध करते थे, कहते थे इंदिरा हटाओ, है ना। अब क्या है चैंपियन? पहली बात, कांग्रेस ने एकमात्र समाजवादी पार्टी और गरीब समर्थक पार्टी होने का दावा अपने आप को दिया। तीसरा, 1969 में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। पुरानी कांग्रेस संगठन कांग्रेस कहलाई तथा नई कांग्रेस को सत्ताधारी कांग्रेस कहा गया। यही आपका 3 बातें हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों की शुद्धि करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत इस प्रकार अनुसार कार्य करता है। क्या करता है चैंपियन? आइए देखते हैं क्या करता है कार्य। संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्यों की प्रभुता और समानता के सिद्धांत में विश्वास रखता है। सही बात है। सभी सदस्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि चार्टर के अनुसार अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए। ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है, सभी सदस्य राष्ट्र शांतिपूर्ण तरीकों से अपने विवादों का निपटारा करे। भी आपका इम्पोर्टेंट है। चौथा है, अन्य राष्ट्रों की अखंडता और राजनीतिक स्वाधीनता का आदर करे। पांचवा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार कोई कार्रवाई करे तो सभी सदस्य राष्ट्रों को उसकी सहायता करनी चाहिए। और आपका 6 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो अवीर्य रूप से किसी राज्य के आंतरिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 20। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो विद्यार्थी जरा से ही पढ़े हैं, इसको एक बार पढ़ के जाएंगे एग्जाम देने के लिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन से आप क्या समझते हैं, क्या करते हैं? आइए चलिए देखते हैं चैंपियन क्या कहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विश्व स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी और यह इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व के पिछड़े एवं निर्धन देशों में महामारियों के नियंत्रण, आवश्यक दवाओं के वितरण, शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उपाय किए गए थे एवं स्वास्थ्य संबंधी चेतना के आवश्यक प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो यह हमारा क्या हो गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है चैंपियन। आइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व के में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन विश्व भर में मानवाधिकारों की स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है तथा उससे प्रकाशित भी करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा तैयार रिपोर्टों में ज़्यादा जोर सरकार द्वारा किए जा रहे हैं मानवाधिकार उल्लंघन पर होता है। तो अच्छा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? देखिए, हम आपको लगभग 30-40 क्वेश्चन हम चैंपियन बनाए हुए हैं, 60 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बताना चाहता हूँ, ये अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा नंबर कॉन्टेक्ट में आपको पता ही है, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जो जीवन प्रतिशतता, लाइफ स्पेन, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट सन 1990 में प्रकाशित की गई थी। तब से प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक से पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्या चलता है कि कौन देश विकसित है, विकासशील है और क्या है? अविकसित देश है। तो अच्छा क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा समझेंगे चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 22, आइए देखते हैं क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्यों का वर्णन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, शांति उत्पन्न करने वाले कारकों को
नियंत्रित करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा है राष्ट्र के आत्मा निर्माण के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। चौथा मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित एवं क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। पांचवा है विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देना। तो ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है तो एक मंच तैयार करना। तो अच्छा क्वेश्चन, इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य प्रावधान क्या था? क्वेश्चन नंबर 33। 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इस संधि को अपना लिया। इसके अंतर्गत कोई राज्य किसी प्रकार का तथा किसी प्रयोजन हेतु परमाणु प्रशिक्षण नहीं कर सकता। भारत, पाकिस्तान एवं इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उनकी दृष्टि से ये क्या था, विभेदकारी था। इन देशों ने इस संधि पर जो हस्ताक्षर नहीं किए, आश्चर्य की बात है कि अमेरिकी सीनेट ने इस संधि का परिपुष्टि नहीं किया था, यह मृतप्राय हो गई। यानी क्या, व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य प्रावधान क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता क्वेश्चन बहुराष्ट्रीय स्तर कंपनियों से आप क्या समझते हैं? तो बहुराष्ट्रीय स्तर कंपनियां, ये कंपनियां राष्ट्र की सीमाओं के बाहर कार्य करती है, उन्हें बहुराष्ट्रीय स्तर कंपनियां कहा जाता है। ऐसी कंपनियां का 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसी कंपनियां पूंजी की दृष्टि से बहुत धनी होती है तथा उनकी उत्पादन क्षमता भी बहुत ही अधिक होती है। ऐसी कंपनियां अन्य देशों में उन देशों के कच्चे माल द्वारा अपने कारखानों को माल बनवाती है। परिणाम स्वरूप बने माल को अधिक दामों पर बेचकर अधिक लाभ कमाती है। ऐसी कंपनियां विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल ढंग से क्या करती है, चैंपियन, प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय स्तर कंपनियों से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, अमेरिका के हाथों सुरक्षा परिषद की अपेक्षा क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है, सही बात है। इसके लिए सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई, जिसका 1990 में कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु प्रयोग किया गया था। 1991 में इसका पुनः प्रयोग किया गया जब कुवैत को इराक के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का अंत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश चाहते थे कि सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव पास करके इराक पर आक्रमण किया जाए। जब फ्रांस के राष्ट्रपति शिराक तथा रूसी संघ के राष्ट्रपति पुतिन ने इसका विरोध किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव पास कराए बिना इराक पर आक्रमण करके वहां सद्दाम हुसैन के अधिनायकवाद का अंत कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सद्दाम हुसैन कहाँ का रहने वाला था? तो इराक का। नेक्स्ट, स्पष्ट है कि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की उपेक्षा की तथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनसे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिक प्रश्न उठ जाता है। 30-40 के दशक में जापान, जर्मनी, इटली ने ऐसा किया जिसके कारण दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। अब अमेरिका का ऐसा कार्य वैसा ही स्थिति को पुनरावृत्ति कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कहता है 36, पंचशील के सूत्र बताइए। पंचशील का सूत्र बताइए। आइए, 1954 में भारत एवं चीन के बीच मित्रता का व्यापार की एक संधि हुई, जिसकी प्रस्तावना से 5 सूत्र रखे गए थे। कौन कौन देश? भारत और चीन। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुता का सम्मान करना, किसी पर आक्रमण न करना, दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, और आपका 5वां है डी है, समानता एवं परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कायम करना। यही हमारा क्या होता है? पंचशील का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट, उगते हुए सूर्य की भूमि पर संक्षेप नोट लिखिए। उगते हुए सूर्य की भूमि पर संक्षेप नोट लिखिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। जापान 3 आपका कहता है 3,77,765 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित छोटा सा देश है। इसकी आबादी लगभग 13 करोड़ है। दूसरे महायुद्ध में भारी क्षति उठाने के बाद आज जापान विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया है। 1947 में निर्मित अपने संविधान में जापान ने युद्ध के परित्याग और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे महान उद्देश्यों की घोषणा की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जापान ने 1951 में अमेरिका के साथ सुरक्षा संधि किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन।
सुरक्षा शांति के संधि के बाद जापान का मुख्य लक्ष्य आर्थिक और औद्योगिक विकास रहा। आज जापान विश्व का प्रमुख आर्थिक शक्ति है। एशिया महाद्वीप से जापान एकमात्र G8 विश्व की 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश के समूह बन गया है। जापान 8वीं विश्व की 8 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में बन गया है। कौन? जापान। आइए चैंपियन, क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साफ्टा से क्या अभिप्राय है? इसके किन्हीं 2 लाभों तथा 2 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। साफ्टा के बारे में क्वेश्चन चैंपियन है। 1985 में दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करना। 2004 में साफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर हो गए। इसका अध्यय इस क्षेत्र को मुक्त बनाना चाहता है। यह समझौता जनवरी 2006 में लागू हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 से 20% कम किया जाए। अब इससे 2 लाभ हो सकते हैं। पहला, सदस्य राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय बढ़ेगा और इन देशों को लाभ रहेगा। दूसरा, यूरोपीय संघ आसियान की भांति यह भी सत्ता के एक मुख्य अन्य वैकल्पिक केंद्र होंगे। तो साफ्टा समझौता चैंपियन बहुत ही आसान है, आप इसको बनाकर खुद से आप लिख लीजिएगा। आइए, दक्षेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन। दक्षेस बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, दक्षेस क्या होता है? आइए, या सार्क के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। वही क्वेश्चन आपका दक्षेस है, यही है सार्क। देखिए क्वेश्चन, दक्षेस का शब्द विस्तार है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एग्जामिनेशन पूछ देता है कि एस है ना, देखिए यहाँ पे सार्क कहता है कि इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। इस संगठन का उद्देश्य है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना। 1985 में स्थापित इस संगठन के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 8 है। संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं? 8। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका। तो अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। आइए चलते हैं, थोड़ा सा वायु प्रदूषण पर एक टिप्पणी लिखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए, वायु प्रदूषण को वायु में ऐसा पदार्थों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मनुष्य और उसके वातावरण को हानि पहुंचाते हैं। अब आधुनिक युग में वायु को औद्योगिकरण ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रदूषित वायु में अवांछित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अधजले कार्बन, हाइड्रोकार्बन के कण इत्यादि मिले रहते हैं। ऐसे वायुमंडल में सांस लेने से मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण वनों को अंधाधुंध कटाई भी होता है। वन ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैले गैसों को अवशोषित करके हमें क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जैसे प्राणवायु प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चैंपियन देखिए, हमने आपको सिखा दिया 1 से 60 तक, 1 से 60 तक क्वेश्चन हमने सिखा दिया। इसमें आपके 2 सेट थे। अब आप कहता है कि आपको 30 में से केवल 15 क्वेश्चन ही बनाने हैं। 30 में से केवल 15 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं चैंपियन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा लॉन्ग वाला कुछ देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यानी आपको 8 क्वेश्चन देगा लॉन्ग का, और लॉन्ग में क्वेश्चन क्या देगा? आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं चैंपियन ध्यान से। आइए, क्वेश्चन कहता है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन, एग्जाम में आपको बहुत बार आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप उसको खुद से बना कर लिख सकते हैं। आप इसे क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको आसान लगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अभी हमने सब कुछ समझ आया है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी बातें हैं आपको सब समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन सा व्यवधान है? आपके विचार से इनमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चैंपियन इसको आप पढ़ सकते हैं। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरी के कारण ही होता है। सही बात है। आप देखिए साम्राज्य किस तरह से होता है चैंपियन। शक्ति के राह में 3 अवरोध है। 11 सितंबर 2011 घटना के बाद सालों में से यह व्यवधान एक तरह के निष्क्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होना शुरू हुआ। आप इसको चैंपियन डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से इसको खुद से अपने आप पर आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन से दिए गए हैं। आप एक बार देखिए क्वेश्चंस को, आसान है, बहुत आसान है। एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए। आसान क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। हार्ड है नहीं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, कहता है आसियान
आसियान क्या है, आसियान पर की भूमिका पर प्रकाश डालें। आसियान शिखर सम्मेलन क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं, आसियान के बारे में हमने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कितने शामिल देश होते हैं, मलेशिया 5 देश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और उद्देश्य क्या था एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान आपको लगेगा। चलिए और भी है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या कहता है। अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसमें क्या होता है चैंपियन, संयुक्त राष्ट्र संघ का आलोचनात्मक मान आलोचना कौन करता है, आइए देखते हैं चैंपियन। देखिए समीक्षा दिया है आपका, यदि 1945 से अब तक की अवधि में संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों का आलोचनात्मक परिणाम किया जाए तो उसके पक्ष और विपक्ष में पर्याप्त सामग्री मिल सकती है। तो आप देखिए चैंपियन, आप खुद से इसको बना सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, हार्ड क्वेश्चंस आपके नहीं है। चलिए इसको आप डाउन कर लीजिए चैंपियन को, हाँ आसानी से क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, आसान है। नेक्स्ट ये कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य क्या था। तो 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद ऐसा ही एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि देश में नए राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। तो भाषा के आधार पर अलग राज्यों के गठन की मांग ने उस समय विकराल रूप धारण कर लिया। तो आप उसको जब पढ़ेंगे ना क्वेश्चंस को, तो एकदम आ जाएगा, आसान दम क्वेश्चन लगेगा। देखिए चैंपियन, आप खुद से इसको बना सकते हैं। आपको बताया था ना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली थे, न्यायमूर्ति फजल अली थे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बना के लिख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन दिया हुआ है। नेक्स्ट हरित क्रांति से संबंध क्वेश्चन है। क्या हरित क्रांति के 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो आप हरित क्रांति के बारे में लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है आपको, है ना। MS स्वामीनाथन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आसान क्वेश्चन लगेगा। आइए देख लीजिए आराम से, कहाँ कहाँ, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे कार्यों में ये लगे थे। कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण के रोजगार को असर कम हुई है ना, आपका नॉर्मल सी बात। अच्छा ये क्वेश्चन कहता है कि 1977 के चुनाव के आपातकाल के बारे में कहता है, राइट नोट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन आफ्टर इमरजेंसी ऑफ 1975। 1975 के आपातकाल के बारे में ये बातें कहता है। आप चैंपियन खुद से बना के इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने आपको क्वेश्चन सिखा दिया, आपका काम क्या है, इसको लिख कर आराम से आप कर सकते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लगेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, मुरारजी देसाई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट हाँ आराम से आप देखिए, क्या सिर्फ पढ़ लेना है, जब पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही आपको आसान लगेगा, आपको हार्ड नहीं लगेगा चैंपियन, बहुत ही आपको आसान लगेगा, इजी लगेगा आपको, इजी ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रजातंत्र में सभ्य समाज नागरिकता समाज की क्या भूमिका होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, आप इसको बनाकर अपने से खुद क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखे हम आपको, देखिए हाँ आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जितने क्वेश्चन से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखे हैं धर्म के नाम पे आपको। उसके बाद चैंपियन है मॉडल सेट नंबर 2। हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन बताएंगे चैंपियन, आंसर्स आप क्वेश्चंस बैंक में आप खोज लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सब मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आपको चलेंगे। क्या हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 1 में 1 से 60 तक दिए थे ताकि आपको पढ़ने के लिए, हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है, पहला क्वेश्चन। उन कारणों का वर्णन किया जिनके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, अभी क्वेश्चन बताया हम आपको। क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं, नक्सलवाद क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन चैंपियन हमने लाया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस बार बार पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष पर विपक्ष पर तर्क दीजिए। पक्ष और विपक्ष। चिपको आंदोलन आपको पता है पेड़ से संबंधित था, चिपको आंदोलन पेड़ आपका जो था। अयोध्या विवाद से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है कि सांप्रदायिकता क्या होती है, आपको हम लिखवाए हैं सांप्रदायिकता क्या होती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, आपको मालूम है ना, सैनिक संगठन था। और अभी क्वेश्चन बताया था ये वाला, ग्लासनास्ट एवं पेरिस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन आपको चैंपियन बताया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अभी मैंने बताया है क्वेश्चन था आपका विविधता में एकता, क्वेश्चन नंबर 12, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ होता है, और आपका 14 है जनसंघ की विचारधारा क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन 15 और आपका 16 क्वेश्चन है हरित क्रांति क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद चैंपियन है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन किसे कहते भी हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, विदेश आना जाना नीति क्या होता है। 19 गरीबी हटाओ की रणनीति की व्याख्या कीजिए, और आपका 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन अभी बताया है। 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। उसके बाद 23 सामूहिक सुरक्षा क्या होता है, भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जल प्रदूषण, उसमें आपका था वायु प्रदूषण, इसमें क्या था जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीकरण क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण क्या होता है। आप देखिएगा जब एग्जामिनेशन हो जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, कितनी खुशी की बात है कि हाँ हम गए पढ़ के और सब क्वेश्चन हमको मिल गया। नेक्स्ट, एक ध्रुवता का अर्थ क्या होता है, कब प्रारंभ हुआ। और 27 आसियान विजन स्वप्न दृष्टि 2020 के तत्वों का उल्लेख कीजिए। कहता है चीन की नई आर्थिक नीतियों ने चीन की अर्थव्यवस्था किन 4 तरीकों से लाभ पहुंचाया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। 1 से लेकर 29 तक चैंपियन हो गया। और 30 क्या है, सार्क के उद्देश्य बताइए। अभी हमने लिखा था ना सार्क। उसके बाद चैंपियन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। कश्मीर की समस्या, भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये। भारत की विदेश नीति के मुख्य आधार क्या थे, भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा एग्जामिनेशन में। क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण आपको दीजिए। 34 क्वेश्चन। सुशासन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुशासन क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। आप क्वेश्चन में सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहां पे देख लीजिएगा। सोवियत संघ के विघटन कारणों का उल्लेख करें, विघटन माने बंटवारा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ कौन सी चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है, भी अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियों कैसे प्रभावित करती है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडल सेट नंबर 3 पर। 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन देख लिए चैंपियन, जिसका जो आंसर था आपको बता रहे थे। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, क्वेश्चन में निकालना है, उसमें आपको पढ़ लेना है। आइए, आपातकाल के परासंवैधानिक आयामों का क्या अर्थ होता है, अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बिहार आंदोलन पर एक नोट लिखिए। तीसरा, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है। चौथा, क्षेत्रवाद क्या होता है, किसे कहते हैं। भारत में किन 3 सामाजिक आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन अभी क्वेश्चन था। गठबंधन की राजनीति क्या होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में दलीय राजनीति के मुख्य तत्व बताइए। तनाव शैथिल्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तनाव शैथिल्य क्या था, ठीक है ना चैंपियन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जन लोकतंत्र एवं समाजवादी लोकतंत्र में अंतर बताइए। स्वतंत्रता के समय भारत की एक समझ कौन सी चुनौती प्राप्त हुई थी, भाषा नीति क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं, वामपंथी दलों से आप क्या तात्पर्य होता है, क्वेश्चन नंबर 14। आदेशित अर्थव्यवस्था था मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए, वेरी वेरी। योजना आयोग का अर्थ बताइए। ताशकंद एवं शिमला समझौता का महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17। विदेश नीति के 4 अनिवार्य कारक बताइए, भी अच्छा क्वेश्चन से। कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना का क्या अर्थ होता है। बीमारू राज्य, 20 क्वेश्चन, सेट नंबर 3 का 20 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे इसका आंसर, या आप नेट पर भी सर्च मार के इसका आंसर खोज सकते हैं। जब नहीं किसी को मिलता है, नेट पर सर्च मारेंगे, अपने आप आ जाएगा आंसर फट से तुरंत। नेक्स्ट आइए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर एक निबंध लिखिए, भी इंपॉर्टेंट। रंगभेद नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य प्रावधान क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछे थे आपसे हम। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, अभी आपको क्वेश्चन दिए थे।
आर्थिक न्याय एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ, आर्थिक न्याय किसे कहते हैं? एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है? यूरोपीय संघ को कौन से कारक एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे उत्तरसित युद्ध काल का क्या अभिप्राय होता था? नेक्स्ट क्वेश्चन 30। 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत और पाकिस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे संपूर्ण विश्व की दृष्टि में दक्षिण एशिया महत्वपूर्ण हो गया? ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ चैंपियन, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस जाकर आप देख सकते हैं, या अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं तो आप सर्च मार कर क्वेश्चंस का आंसर आप मिला सकते हैं, नेट पर आप सर्च करके क्वेश्चन मिला सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका लॉन्ग आंसर। चलिए, आतंकवाद का आशय बताइए, भारत रूस संबंधों के बारे में बताइए, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद अपनी परेशानियां सुलझाई, संक्षेप उनका वर्णन कीजिए। देखिए, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विवेचना कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? भारत में एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। और शिमला समझौता क्वेश्चन बार बार है। आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींच लिया। तो 1 से लेकर 3 तक चैंपियन बता दिए। और ये देखिए हमारा है मॉडल सेट नंबर 4। अब क्वेश्चंस कहता है यहाँ पे 1 से 30 तक है, 15 का ही आंसर देना है आपको है। मॉडल सेट नंबर 4 कहता है क्या है, आइए थोड़ा देखते हैं। कहता है 1975 में आपातकाल घोषणा थी, है ना? कौन से कारक 1980 के मध्यवर्ती चुनाव के लिए जिम्मेवार थे? मध्य अवधि। पंजाब समझौता का प्रावधान क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, पंजाब समझौता। समानता का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आम्र आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन के मामले में लोक अदालत क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन से। सुशासन से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व व्यापार संगठन किसे कहते हैं? अभी बताए हम आपको। साम्यवाद की परिभाषा दीजिए, अभी बताए हैं। न्याय क्या है? अभी क्वेश्चन बताया चैंपियन। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। श्वेत क्रांति क्या है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसमें यह शुरू की गई। और प्रथा सभा क्या है? प्रात सभा क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, प्रात सभा क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन चैंपियन दिया हुआ है, आप खुद से बना सकते हैं। गुट निरपेक्ष, अभी मैंने बोला। विदेश नीति के 3 कार्य भी मैंने बोला। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? दल बदल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति किया था। इस आयोग की नियुक्ति का क्यों की गई थी? अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। इसका क्या निष्कर्ष थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। सुरक्षा परिषद अभी बताया, सुरक्षा परिषद। मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु युद्ध और उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। भूमंडलीय वैश्विक तनाव तापन क्या है? वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को बताएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 25। क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा ध्यान देंगे क्वेश्चंस बन जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए और फटफट पढ़ लीजिए, आपका बहुत काम आएगा। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? यह कैसे अमेरिका और वर्चस्व को दिखाता है? चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार क्वेश्चन बताए थे अभी हम। आसियान की 2 उपलब्धियां बताई, यही बताए थे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की एक विशेष चिंता था, एक विशेषता बताइए। संघात्मक व्यवस्था की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा पढ़ लें, काम हम लोग का आ जाएगा। तो 30 तक हो गया चैंपियन। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे है कि लॉन्ग में क्या करता है। गुट निरपेक्ष, ये मैंने बोला। क्या पूछता है? भारत की भूमिका। एक ध्रुवीय विश्व पर एक निबंध भी इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के बीच विवाद के बारे में बताना यहाँ पे है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में महत्व डाले, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद भारत की समझ कौन सी बड़ी चुनौतियां आ गई थी, भी इंपॉर्टेंट है। असम आंदोलन या राष्ट्रीय विकास परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम आंदोलन संस्कृति। और आपका है भारत में सांप्रदायिकता पर क्या करें, निबंध लिखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। आप घर पे जाकर इन सब का आंसर स्पष्ट कर लीजिएगा चैंपियन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन इसको एक बार पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाए। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप नेट पर सर्च करके, है ना चैंपियन, नेट पर सर्च करके इसका आंसर आप खोज सकते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगर PDF चाहिए तो मेरा नंबर आपको दिया गया है 900684
6931। मैं चाहता हूँ कि जितने विद्यार्थी हैं सब अच्छे नंबर आए। इस पर आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमें PDF चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है चैंपियन। सो थैंक यू फॉर ऑल गाइज।